चलिए बात करते हैं आगे की। और हमारा था अब कंटीजेंट। कंटीजेंट क्या है? कंटीजेंट एसेट भी हो सकती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी भी हो सकती है ना। लेकिन हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उसका रीजन की अभी कंफर्मेशन है ही नहीं उसके होने या नहीं होने की, क्योंकि वो डिपेंड करती है एक या उससे ज्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी वो है जो फ्यूचर में हो सकता है पैसा देना पड़े, हो सकता है ना देना पड़े, लेकिन वो किसी चीज पर डिपेंड है जो कंफर्मेशन बाद में ही होगी फ्यूचर में। तो इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, बस डिस्क्लोज करने की जरूरत है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आपको इसे बस डिस्क्लोज करना है। अगर ज्वाइंटली सेवरली लाइबल है ऑब्लिगेशन के लिए, तो हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा उसके लिए कि कितना हमारा हिस्सा है जो हमें देना पड़ेगा। अगर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेड है कि however the part of obligation that is expected to be met by other parties, तो वो हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। मान लिया हमें 10,000 रुपए देने की उम्मीद है, 2-3 लोगों का हिस्सा है, ए बी, और हमने जो देना है, ए इसमें से 3,000 देंगे, बी 4,000 देंगे, और हमें 3,000 देने की उम्मीद है। तो 3,000 का हम प्रोविजन बना लें, और जो 7,000 है वो कंटीजेंट लाइबिलिटी में दिखाएं। इन केस ए बी ने नहीं दिया, हो सकता है क्योंकि हम ज्वाइंटली ऑब्लिगेशन है हमारी, ज्वाइंटली एंड सेवरली, तो ए बी ने अगर पेमेंट नहीं करा तो हो सकता है हमें पेमेंट करना पड़ जाए। इसलिए हमें कंटीजेंट लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा ये 7,000, और 3,000 की हमें अपनी प्रोविजन बनाना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अगर एक्सपेक्टेड है देना। और अगर हो सकता है देना ही ना पड़े, मतलब प्रोबेबल नहीं है, तो वो कंटीजेंट लाइबिलिटी में पूरा ही आ जाएगा। Contingent liability should be assessed continuously, and whenever an outflow of resources become probable, a provision should be recognized. मतलब कि कंटीजेंट लाइबिलिटी है, अभी हमें आज लग रहा है कंटीजेंट लाइबिलिटी है, और अगले साल हमें लग रहा है कि नहीं हो सकता, पैसा देना पड़ेगा, तो प्रोविजन बना। साल के बीच में भी लग रहा है हमें कि हमें पैसा देना पड़ेगा, तो जिस दिन लग रहा है उस दिन प्रोविजन बना लो। इन एडिशन द टर्म कंटीजेंट लाइबिलिटी रिफर टू द लाइबिलिटी दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। क्योंकि रिकॉग्निशन के लिए क्या क्या था याद है ना, पास्ट इवेंट हो और करंट हमारी ऑब्लिगेशन हो, उसको हम वैल्यूएशन कर पाए, वो सारी चीजें अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट होता है तो उसको कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन बना लेंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी मे और मे नॉट बी कवर्ड इनटू एक्चुअल लायबिलिटी एट ए फ्यूचर डेट। तो ये तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में पैसा देना ही पड़े, इसीलिए हम इसे डिस्क्लोज करते हैं, ना कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। तो मेन 5 कंटीजेंट लायबिलिटी वो क्या क्या? क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइजेज नॉट एक्नॉलेज एट डेट, मतलब हमारे अगेंस्ट में कोई कह रहा है कि हमें पैसा चाहिए, हम कह रहे हैं हम तो नहीं दे रहे, कंफ्यूजन है। तो हम पता चला या तो कोर्ट में चलेगा या आपस में कंफ्यूजन चल रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हमें पैसा नहीं दे, तो हम उसे कंडीशन लायबिलिटी में दिखाएंगे। अगर हमें ऐसा लगता है पैसा देना पड़ेगा तो प्रोविजन बना लें। दूसरा है एरिया ऑफ फिक्स्ड कुमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें देना होता है, अगर वो कुमुलेटिव नहीं है तो जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल का डिविडेंड हम कभी भी नहीं देते। लेकिन अगर वो कुमुलेटिव है तो हमें आगे फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा तो हमें इक्विटी डिविडेंड से पहले इनका इकट्ठा किया हुआ सारा डिविडेंड देना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तभी, और वो भी आपस में सेटिंग हो जाती है कई बार की 2-3 साल का छोड़ देते हैं वो, तो कंटीजेंट लायबिलिटी में ये भी आता है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन इन्वेस्टमेंट इन पार्टिसिपेटिव शेयर्स। अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, मान लिया 10 रुपए वाला शेयर है, 8 पेडअप है, तो जो 2 रुपए पेडअप नहीं है वो कंपनी फ्यूचर में कभी भी मंगा सकती है। जब मंगाएगी तभी देना है, अभी तो देना नहीं है। तो ये भी हमारी कहाँ आती है? कंटीजेंट लायबिलिटी। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट येट टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमने कोई काम अभी करना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, काम करना है, तो वो भी हमारा यहाँ पर आता है। लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। हमने कोई बिल डिस्काउंट करा लिया, मान लिया आपने मुझे बिल लिखा, मैंने आपके ऊपर बिल लिखा, मेरे लिए बीआर है, आपके लिए बीपी है, मैंने बीआर बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक आपके पास आएगा और आपने पेमेंट अगर नहीं करी तो बैंक मेरे से पेमेंट लेगा, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, इसलिए ये भी आता है। तो ये 5 कंटीजेंट लायबिलिटी हैं जो जनरली आती है। ठीक है, मैंने एक एक आपको समझा दी क्या होता है। कंटीजेंट एसेट। अब कंटीजेंट एसेट क्या हो सकता है? फ्यूचर में पैसा मिले, हो सकता ना मिले, जो फ्यूचर की अनसर्टेन एक या एक से ज्यादा कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो कंटीजेंट एसेट, क्योंकि हम प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, तो इसे हमें ना तो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, ना ही इसे डिस्क्लोज करने की जरूरत है, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा मटेरियल कोई। तो कंटीजेंट एसेट usually arise from unplanned or unexpected event that
give rise to possibility of inflow of economic benefit. फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में केस चल रहा है, अगर हम जीत गए तो हो सकता है पैसा मिल जाए। कंटीजेंट एसेट को हम ना तो रिकॉग्नाइज करते और ना ही हम इसको कंटीजेंट एसेट दिखाते हैं, तो ना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कोई ऐसी चीज है जो सबको पता होना चाहिए तभी। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट के लिए प्रिंसिपल होते हैं बेस्ट एस्टिमेट। हमें जब भी कोई चीज मेजर करनी है तो हमें एस्टिमेट करना होता है बेस्ट। तो बेस्ट एस्टिमेट क्या है? अमाउंट रिकॉग्नाइज एज ए प्रोविजन शुड बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द बैलेंस शीट डेट। आज की डेट में अगर हम उसका बेस्ट एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, द एस्टिमेट ऑफ आउटकम एंड फाइनेंशियल इफेक्ट आर डिटरमाइंड बाय द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि ये जजमेंट का विषय है कि कितना पैसा देना पड़ेगा। प्रोविजन इज मेजर्ड बिफोर टैक्स एंड द टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोविजन एंड चेंज इन are dealt with accounting standard 22 accounting for taxes on income. The provision are recognized at best estimate and no discounting made to find the present value except in case of liability related to PPE. क्योंकि PPE पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आ गया है जो हमें कहता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 कहता है ना मिनिमम वैल्यू रेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो पीपीई में भी ये वाली बात आ गई है। उसके अलावा क्या रखा है कि जो भी फ्यूचर की लाइबिलिटी या एसेट है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक तो बेस्ट एस्टिमेट करिए, दूसरा रिस्क और अनसर्टेनिटी की बात करिए। रिस्क अनसर्टेनिटी क्या होती है? इवेंट एंड सर्कमस्टेंसेस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इन रीचिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द प्रोविजन। रिस्क describe variability of outcome. A risk adjustment may be increase the amount at which a liability is measured. Suppose हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, सपोज हमें 10,000 रुपए देने हैं लेकिन हो सकता है कुछ कम ज्यादा देना पड़े, तो रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या देते हैं? 10 की बजाय 12,000 देने पड़ेंगे भाई, 1,000 2,000 जो ज्यादा देने पड़ेंगे वो भी लिख लो। तो असेट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग का ये सिद्धांत है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो लिखा केयर शुड बी टेकन दैट असेट आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसिव लायबिलिटी आर नॉट अंडरस्टेटेड। इस बात का ध्यान रखा है। However, uncertainty does not justify the creation of excessive provision or deliberate overstatement of liability. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती खामखा फालतू में ही अनसर्टेनिटी के नाम पर फालतू के प्रोविजन बनाते चले जाएं, एक्सपेंसिव फालतू लिखते जाएं, लाइबिलिटी फालतू लिखे, वो जस्टिफाइड कतई नहीं है। क्योंकि फ्यूचर के इवेंट्स हैं तो उन पर डिपेंड करता है, तो हमें ध्यान रखना है कि सेटल करना होगा फ्यूचर में, तो उसको ध्यान रखिए फ्यूचर के इवेंट को, उससे प्रोविजन के अमाउंट पर फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक नया लॉ आने की उम्मीद है, हमें लग रहा है पास हो जाएगा, तो उससे ये फर्क पड़ेगा, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से हम कभी ऐसा करते ही नहीं है। गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट even if the expected disposal is closely linked to the event giving rise to the provision. Instead, an enterprise recognize gain on expected disposal of asset at the time of specified by the accounting standard. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है रिवेन्यू रिकॉग्निशन पर, तो वो यही कहता है जब तक पक्का ना हो जब तक आप उसे नहीं लिखेंगे। Reimbursement of expenses. Sometimes an enterprise is reimbursed by another party to part or full, जो हम खर्चा कर रहे हैं उसके लिए कोई और हमें कुछ पेमेंट करने वाला है, तो प्रोविजन करते हो जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वारंटी वगैरह होता है, तो enterprise will remain liable for the whole of the amount if the enterprise would have to settle the full amount if the third party failed to pay any reason. सपोज हमें मान लिया मैं हूं, मुझे किसी को पेमेंट करनी है लेकिन उसका कुछ हिस्सा मुझे मिल जाएगा, लेकिन मिले ना मिले वो बात अलग है, मुझे पूरी पेमेंट करनी है। तो इन दिस सिचुएशन ए प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फुल अमाउंट एज ए लायबिलिटी और एक सेपरेट एसेट हमें बनानी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट जो मुझे मिलने की उम्मीद है वो भी तब जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई पक्का हो गया, मुझे मिल जाएगा। नेट नहीं करेंगे, वो अलग और ये अलग रखेंगे। इन केस द एंटरप्राइज हैज नो ऑब्लिगेशन फॉर द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिम्बर्स्ड बाय अदर पार्टी, तो in case enterprise has no obligation for the part of expenditure to be reimbursed by other party, the enterprise has no liability to be disclosed। ये क्या रखा है? सपोज कोई और पार्टी है वो पेमेंट करिए, हमें उसको कुछ नहीं देना, तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to reimburse by another party, the reimbursement should recognize when and only when जब certain हो जाए कि अभी मिल जाएगा। The reimbursement should be treated as separate asset, जैसा हमने पहले बोला था।
और वो जो हमारा रिम्बर्समेंट का अमाउंट है वो प्रोविजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लिया हमें देना 10,000 है, मिलना 12 है, तो ये कभी 12 नहीं लिखेंगे, 10 से ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। इन स्टेटमेंट ऑफ P&L expense related to provision may be presented net of the amount recognized for a reimbursement. P&L में आप सेटल कर सकते हैं, प्रोविजन अलग बनाया है लाइबिलिटी का, असेट का प्रोविजन अलग बनाया है, दोनों का सेट ऑफ करके दिखा सकते हो। प्रेजेंटेशन की बात है, वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलग से बनाते हैं, डेटर में से लेस करके दिखाते हैं, हाँ? ऐसा आप दिखा सकते हो। An obligation for which an enterprise is jointly and severally liable is treated as a contingent liability to the extent it is expected the obligation will be settled by other party। हम पहले भी बात कर चुके हैं। Further, in some cases, enterprise will not be liable for the cost if the third party fails to pay। The enterprise has no liability of this cost। मान लिया मैंने जो एग्जांपल बताया था, 3 पार्टियां हमने देना है और 4,000 और 7,000 दूसरों ने देना है, 3,000 हमने देना। तो 3,000 के लिए हमने प्रोविजन बना लिया और दूसरों के लिए कंटीजेंट लायबिलिटी बना दी, अगर उन्होंने नहीं दिया और हमने देना पड़ा तो। लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया और हमने नहीं देना है, फिर हमें कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। यूजेस एंड चेंज इन प्रोविजन। Provision should be used only for the expenditure for which the provision was originally recognized। Only those expenditure that relate to original provision are adjusted against it, because if expenditure is adjusted against a provision that was originally recognized for other person, it will conceal the impact of two different events। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने रिपेयर एक्सपेंस के लिए वो बनाया प्रोविजन, रिपेयर नहीं हुए, बेडर्स एक्स्ट्रा हो गए, तो ये कह रखे हैं कि बेडर जो एक्स्ट्रा वो रिपेयर प्रोविजन के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक खर्चा कम एक ज्यादा दिखा रहे हो उसका, तो वो काम पॉसिबल नहीं है। Further, that provision should be reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate। If it is no longer probable that an outflow of resource embodying economic benefit will be required to settle the obligation, the provision should be reversed। तो आपको लगता है पिछले साल प्रोविजन बनाया, इस साल हमें लास्ट में पता चला नहीं यार हमें तो नहीं देना पड़ेगा, रिवर्स कर दो। ठीक है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी और द जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेट आउट फॉर द प्रोविजन। मतलब आपको अगले साल लॉस होगा, तो वो हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, करंट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसके लिए उसका प्रोविजन नहीं बना सकते। So provision should not be recognized for future operating losses। An expectation of future operating losses is an indication that certain asset of operation may be impaired। तो आपको AS 28 के हिसाब से इम्पेयरमेंट का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, सेल और टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ लोकेशन, चेंज इन मैनेजमेंट, फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमारा प्रोविजन होता है। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट रूल। तो हमने क्या एप्लीकेशन के, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को तो हमारा डेफिनेशन नहीं होता तो हम नहीं करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हमारे एग्जांपल थे, दोबारा से आ गए ये प्रोविजन, ये दोबारा से आ गया, दोनों चीजें है ना। लेकिन जो है यहाँ से है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग के खर्चे हैं उसका क्या करेंगे। ए प्रोविजन फॉर restructuring cost is recognized only when the recognition criteria for provision are met। No obligation arise for the sale of operation until enterprise is committed to sale। तो मतलब एग्रीमेंट वगैरह बन गया, बाइंडिंग एग्रीमेंट बन गया, तो आप प्रोविजन बना सकते। ठीक है। Restructuring provision should include only the direct expenses arising from the restructuring necessary entailed by the restructuring, not associated with the ongoing activity of the एंटरप्राइज। तो हमारे खर्चे कौन से होंगे रीस्ट्रक्चरिंग के, जो रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से होंगे और हमारे बिजनेस चलते रहने की वजह से नहीं हो रहे, है ना। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट दैट इज रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग, कंटिन्यूइंग स्टाफ, मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम। ये हमारा रीस्ट्रक्चरिंग का खर्चा नहीं है, इसलिए ये प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं आना चाहिए। These expenditure relate to future conduct of the business and are not liability for restructuring। Such expenditure are recognized on the same day basis जब भी होगा, independently of the restructuring। Identifiable
future operating loss up to the date of restructuring are not included in the provision. Gain on the expected disposal of asset को भी नहीं लेना है, even if sale is a part of restructuring, क्योंकि वो जब हो जाएगा तभी हम उसे लिखेंगे. डिस्क्लोजर की बात करें तो ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, हर प्रोविजन के लिए हमें बताना है साल के शुरू में क्या वैल्यू थी, इस साल हमने कितना प्रोविजन बनाया, इस साल हमने कितना प्रोविजन कम हुआ खर्चे लॉसेस की वजह से, और कितना रिवर्स किया, वो सब हमें बताना. स्मॉल मीडियम जो हमारी है एसएमसीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9. ठीक है. और साथ ही साथ हमें क्या बताना पड़ेगा, हर क्लास ऑफ प्रोविजन के लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, नेचर क्या है, एक्सपेक्टेड टाइमिंग क्या है, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फ्यूचर के इवेंट्स से रिलेटेड जो भी है, अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिम्बर्समेंट है वो भी हमें बताना. ये फिर से लिखा है कि एग्जाम, अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी आउटफ्लो इन सेटलमेंट इज रिमोट, an enterprise should disclose for each class of contingent liability a brief description for contingent liability. जहां पर भी प्रैक्टिकेबल है आपको बताना पड़ेगा एस्टिमेट, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ रिम्बर्समेंट अगर होनी है ना. अगर आपसे प्रैक्टिकेबल नहीं है ये बताना तो आप उसका फैक्ट बताइए क्यों प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप ये सारी बातें बताएं. एक्सट्रीमली रेयर केसेस में डिस्क्लोजर ऑफ सम और ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी expected to prejudice seriously the position of enterprise in dispute with other party. तो ऐसी सिचुएशन में चाहे तो वो डिस्क्लोज ना करें. मान लिया अब केस चल रहा है किसी के, वो अभी इतना बाहर नहीं है, आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो चाहे तो उन चीजों. एक कंपनी है फाइनलाइज कर रही थी अकाउंटिंग, इन्हें आपसे एडवाइस चाहिए. कंपनी सेल टैक्स असेसमेंट है, कंप्लीट हो गया है, 14 फेब को डिमांड आई है 2.76 करोड़. अभी मैं डेट का हिसाब देखता हूँ, इसमें डेट का क्या हिसाब है. द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर प्रोटेस्ट विदाउट, मतलब ये मानकर चलिए ये है अंडर प्रोटेस्ट विदाउट prejudice to the right of appeal. The company files an appeal before the appellant authority wherein the grounds of appeal cover tax on addition made in the assessment order of sum of 2.1 करोड़. तो 2.76 करोड़ की डिमांड आई और हमने 2.76 करोड़ की पेमेंट तो कर दी, लेकिन इसमें से 2.1 करोड़ के लिए हमारे पेट में दर्द हो रही है, हमारे हिसाब से वो नहीं देना चाहिए. ठीक है. Since the company is not appealing against the balance of 0.66 करोड़, 2.76 में से 2.1 करोड़ के लिए ये अपील में जा रहे हैं, 0.66 करोड़ के लिए अपील में नहीं जा रहे हैं. The same should be provided for the books of account year ending. यहाँ पर हाँ वही मैं कहूँ, यहाँ आपको क्या करना, ठीक है ना. हम क्योंकि अगर हम फाइनलाइज कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, सॉरी, सब सही है, सही. हम क्या कर रहे हैं 2024 में 2022 के अकाउंट को फाइनलाइज कर, तो हमें 2024 में 14 फरवरी को पता चला कि भैया हमारा 2021-22 का एक असेसमेंट था, वो ऑर्डर आ गया है और 0.66 के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2.1 के लिए हमने अपील में किया. द अमाउंट पेड, वो पेड तो ऑलरेडी है, अंडर प्रोटेस्ट कैन बी टेक अंडर द हेडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, है ना. तो हमने क्या करा, अब देखो जो 2.76 है इसमें से 0.66 और 2.1 है, ये तो हमने एक्सपेंस मान लिया, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं मान सकते, डिस्प्यूट है अभी, तो इसे असेट मानो कि एडवांस टैक्स है. और लेकिन हो सकता है कि ये हम हार जाएं केस, तो फिर इसे कंडीशन लाइबिलिटी में भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना. और सेकंड पार्ट है कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए वेज एग्रीमेंट इन मे
whereby the labor union has accepted a revision from June. The agreement provided that the hike till May 22 will not be paid to employee but will be settled to them at the time of retirement. The company agreed to deposit the arrear in government bond by September 22. तो ये क्या रखा है कि जो है वेज बढ़ाई है, लेकिन जो वेज बढ़ाई है उसका पेमेंट अभी नहीं करना है, रिटायरमेंट के समय दे ना। तो जो अमाउंट है वो हमें द एरियर का अमाउंट है। अब देखो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था, करंट ऑब्लिगेशन है और आपको पता है कि आज आपको पता देना ही पड़ेगा, तो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट जाएगा, मेजरमेंट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो आपको आज ही लिखना है, ये नहीं कि जब वो रिटायर होंगे तब लिखेंगे, क्योंकि अमाउंट भी पता है, देना भी है, तो आज ही आपको इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ए लिमिटेड ने एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस ली है लीज पर 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। लीज एक ऑपरेटिंग लीज है और मार्च में ए लिमिटेड ने रीलोकेट करा है ऑपरेशन एक नई फैक्ट्री में, ठीक है। लीज ऑन द ओल्ड फैक्ट्री कंटिन्यूज टू लीव अप टू 31। एक साल का लीज एग्रीमेंट हमने, नहीं एक साल नहीं, 3 साल का लीज एग्रीमेंट किया हमने, और 3 साल का लीज एग्रीमेंट करने के बाद 2 महीने बाद ही हम नई फैक्ट्री में रीलोकेट कर रहे हैं। लीज कैंसिल नहीं करी जा सकती, ना ही हम किसी और को दे सकते हैं। तो ऑडिटर ने इंसिस्ट किया है कि लीज रेंट जो 33 महीने का बचा हुआ है वो आपको अभी ही लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो, तो ये लॉस है, आपका डेड लॉस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 क्या कहता है कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एप्लीकेबिलिटी, इफ एन एंटरप्राइज हैज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ऑनरस, द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड एज अ प्रोविजन। In the given case, operating lease contract has become onerous as the इकोनॉमिक बेनिफिट उन्हीं का ही इकोनॉमिक बेनिफिट है, हमें तो कुछ भी नहीं है, हम यूज ही नहीं करेंगे इसको। तो हमारा जो बेनिफिट है वो तो जीरो हो गया, है ना। लेजी जो है इन्हें 66 लाख रुपए देने हैं, तो 66 लाख रुपए का प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा। ऑडिटर बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हम इसे यूज कर रहे होते तो हम टाइम के हिसाब से इसे पीएनएल में, तो भैया हमारा डेड लॉस हो गया ना। ये जस्ट लाइक ऐसा मानो ना हमारी कोई एसेट है और वो एसेट हमारी यूजफुल नहीं है, बिल्कुल बेकार, से लॉस को। बी लिमिटेड है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में 15 लो सूट आउट स्टैंडिंग, ओहो 15 केस चल रहे हैं इनके, कोई भी अभी सेटल नहीं हुआ है ना। डायरेक्टर ने एस्टिमेट किया है क्या होगा, शुरू के 10 केस जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है ना, और 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि हमें 90,000 रुपए देने पड़ेंगे, और हाई डैमेजेस में 2 लाख देने पड़ेंगे, उसके केवल 10% चांस है। रिमेनिंग जो 5 केसेस है उसमें जीतने के 0.5 है, और मतलब अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है। डायरेक्टर बिलीव दैट द आउटकम ऑफ ईच केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटकम ऑफ अदर, दूसरे एक दूसरे से देने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लॉस, और हमें बताना है क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि ये 90,000 है और 0.3 है चांसेस, प्लस 2 लाख इंटू 0.1, और ये कितने केस हैं, 10 केस है। एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी, तो ये आ गया 4,70,000। दूसरा 5 केस इनके लिए भी यही करेंगे, 60,000 इंटू 0.3 प्लस 1 लाख इंटू 0.2, और ये 5 केस है, तो इसके लिए 1,90,000, टोटल मिलाकर 6,60,000 है। तो ये हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी में 6,60,000 दिखा देंगे हम, ठीक है, सिंपल। टी लिमिटेड ने एंटर किया एक सेल एग्रीमेंट है, सेल कॉन्ट्रैक्ट है 5 करोड़ का डी लिमिटेड से। द प्रॉफिट 1 करोड़ है, डिलीवरी फर्स्ट मंथ ऑफ 21-22 जानी है। इन केस ये फेलियर हो गए तो इन्हें 1.5 करोड़ की कंपनसेशन देनी पड़ेगी, है ना।
सी ने प्लान करा है बनाने के लिए, बैलेंस शीट है ना, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट गुड्स वर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड अभी नहीं हुए हैं गुड्स, ठीक है, और ये अगले महीने ही डिलीवरी होनी है इनकी, तो क्या कंटीजेंट सी है और क्या करना चाहिए इसका? तो भैया ये तो सीधा सीधा सा लॉस ही है आपका, प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, आपको पता ही है, आपको देना ही है ना। शुड सी लिमिटेड प्रोवाइड फॉर कंटीजेंसी, बिल्कुल, प्रोवाइड व्हेन एन एंटरप्राइज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है और प्रोबेबल है कि हमें देना पड़ेगा, तो सी लिमिटेड शुड प्रोवाइड फॉर कंटीजेंसी अमाउंटिंग 1.5 करोड़ एज पर एएस 29, ठीक है। Should provision for measured as the excess of compensation to be paid over the profit, ये क्या रखा, प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा, 0.5 का, क्या भैया पूरा 1.5 करोड़ का ही बनाना पड़ेगा। प्रोविजन शुड नॉट बी मेजर्ड एज ए एक्सेस ऑफ कंपनसेशन, बल्कि हमारा जो देना पड़ेगा वो 1.5 करोड़ का लॉस है तो 1.5 करोड़ प्रोविजन आपको बना। एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू overhaul its aircraft once in every 3 years. A company which operate aircraft does not provide any provision as per the law in final account. तो भैया मरोगे क्या, करना पड़ेगा ये। तो एएस 29 प्रोविजन बनाना है जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पास्ट इवेंट, तो इनकी there is no present obligation, therefore no provision is required. The cost of overhauling aircraft is not recognized, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह है तो वो आपको उसका प्रोविजन बना। रीजन क्या है कि आपको भाई ओवरऑलिंग तो आप करा नहीं रहे, तो वो तो पैसा नहीं देना, लेकिन उस लॉ के हिसाब से पेनल्टी आपके लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बैठती है अगर देनी पड़ी। The cost of overhauling is not recognized as it is the future obligation. ये तो डिपेंडेड कि हमें कराना है नहीं कराना, इवन ए लीगल रिक्वायरमेंट डज नॉट रिक्वायर द कंपनी ए प्रोविजन। लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप प्रोविजन बनाइए, ये नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट है ओवरऑलिंग कराइए, आप नहीं करा रहे, लेकिन अगर उसके ऊपर पेनल्टी लगनी है तो उसका प्रोविजन बना। Further, the enterprise can avoid the future expenses, for example, by selling the aircraft. However, an obligation might arise to pay fine or penalty under the legislation. Assessment of probability of incurring fine and penalty depend upon the provision of legislation. Provision should be recognized for the best estimate of fine and penalty. तो फाइन एंड पेनल्टी के लिए प्रोविजन आपको बनाना है ना। आपको क्या ध्यान रखना, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ए लायबिलिटी कैन बी मेजर सब्सटेंशियली डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इफ देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट प्रोबेबली रिक्वायर एन आउटफ्लो, ये रिलायबल एस्टिमेट हो सकता है तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन नीड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, अगर हमारा आउटफ्लो नहीं होने की उम्मीद है तो उसे कंटीजेंट लायबिलिटी में आप दिखा दीजिए। रीइंबर्समेंट ऑफ लायबिलिटी इफ एनी, उसे सेपरेट असेट दिखाना चाहिए, है ना। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी है जो पास्ट इवेंट की वजह से है लेकिन कंफर्मेशन फ्यूचर में होगा, कंटीजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज हम नहीं करते। प्रोविजन आर डिफरेंट फ्रॉम द लायबिलिटीज सच एज क्रेडिटर। In the provision, there is an element of estimation, while in creditor's liability, it is already agreed formally. Provision is recognized अगर हमें पैसा देना है, contingent liability को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, फुट नोट में डिस्क्लोज करते हैं। रिस्क अनसर्टेनिटी जो भी है वो हम ध्यान में रखते हैं प्रोविजन बनाते हुए। प्रोविजन हर बैलेंस शीट डेट पर रिव्यू होना चाहिए, बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वारंटी, रिपेयर, इफ इट इज प्रोबेबल कि क्लेम आएगा तो उसका भी प्रोविजन हमें बनाना चाहिए। इन केस सेलर इज सेलिंग गुड्स अंडर ए पॉलिसी ऑफ रिफंडिंग द प्राइस टू डिससेटिस्फाइड कस्टमर, तो उसका भी इन्हें बेस्ट एस्टिमेट करके प्रोविजन बनाना ये। तो ये सीरीज हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो एएस 1 से शुरू हुई एएस 29 पर हमारी कंप्लीट हो रही है। ये सब इंटरमीडिएट के लिए थी। अगर आप इसको कहीं और यूट्यूब वगैरह पर वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिए कि अब इसके बाद में मैं इंड एएस मतलब सीए फाइनल के लिए भी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करूंगा।
तो उसमें आईएफआरएस आएगा और इंड एस आएगा, तो वो दोनों ही आएंगे जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके काम में आएगा, या जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं उन सबके काम आएगा, या आप कहीं पर भी जॉब करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में या कंपनीज में जहां पर इंड एस या आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है, वहां सब पर भी काम आने। तो ये तो एंडलेस है, जब तक जिंदा है वीडियो बनाते रहेंगे तो हजारों लाखों वीडियो आएंगी, वो सब चलता रहेगा, अपडेशन आती रहेंगी। पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स हम करने वाले हैं सॉल्व। अब ये जो सी इंटरमीडिएट का नया कोर्स है, इसमें पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि नया कोर्स है, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये जो सारा कंटेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, ये सब सीए फाइनल में आता था पहले, तो उस सीए फाइनल के पेपर उठाकर उसमें से, और जो चैप्टर आपके कॉमन है पिछले सीए इंटरमीडिएट के, वो तो हम पेपर पुराने पास्ट एग्जामिनेशन पेपर उठाएंगे, उनमें से जो आपके मतलब का इंटरमीडिएट में से वो ले लेंगे और जो फाइनल में से वो ले लेंगे, साथ ही मॉक टेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, हर बार मॉक टेस्ट जो भी आएंगे इंटरमीडिएट के लिए, वो भी सब अपलोड करते रहेंगे। ना केवल ये जो चैनल है ये तो हमारा अकाउंटिंग का है, इसके अलावा टैक्सेशन, एफएम कॉस्ट जो भी है सब में मैं यही करूंगा कि मॉक टेस्ट वगैरह भी डालता रहूंगा, और जो एग्जाम आएंगे वो एग्जामिनेशन पेपर भी डिस्कस करते रहें, ताकि आप स्टडी करते रहें रेगुलर बेसिस पर। से कम तो काम नहीं चलेगा। जब मैं कर रहा था तो कम से कम मैंने पिछले 20 अटेम्प्ट के पेपर कर, तो आप लोगों को भी कम से कम 10 तो करने चाहिए।